अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज अरीशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक, समाज के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाजरीन, ये भी आपको बताएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं कि इस्लाम का जो असल पुरअमन चेहरा है वो दुनिया के सामने आए। हम चाहते हैं कि हम इस नफ़रत और इस तक़सीम की चाहे वो सियासत हो या हमारे मुआशरे में जो इस नफ़रत की इजाफ़ा हुआ है उसका हम मुकाबला करें। हम जानते हैं कि पुरअमन तरीके से हम किस तरीके पुरअमन तरीके से हम इस नफ़रत की सियासत का मुकाबला करते हुए एक नया सोच और नया सियासत तारुफ कराना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिसका फोकस अवाम की खिदमत में हो, ना कि कोई ज़ाती एजेंडा के हो। और मैं समझता हूँ कि इस जदोजहद में हम साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में ये जो पाकिस्तान का असल पुरअमन चेहरा है हम दुनिया के सामने लेकर आएंगे और उसी से हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी वो तरक्की के रास्ते खोलेंगे ताकि उनका ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, उनके तकलीफ़ में इजाफ़ा ना हो। तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो हम इंशाअल्लाह ताला सफ़र का आगाज़ जो हमारे बड़ों ने किया था वो हम मिलके आगे उसको लेके जाएंगे। साथ साथ गंदपुर साहब जैसे कह रहा था कि जहाँ तक मॉडल टाउन का वाक़या है उस इशू पे भी मुझे ना सिर्फ ब्रीफ किया मुझे दिखाया गया जहाँ यहाँ आज तक इन्होंने वो सारे एरियाज़ जहाँ से उन्होंने हमला किया था अभी तक उनके मार्क्स हैं अपने इस बुलेट्स के तोड़ फोड़ के या जो भी उनका उस दिन हुआ था वो तमाम चीज़ें आज भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शियल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी इसका ज़िम्मेदार हो उनको उसका सज़ा मिलना चाहिए। ये कोई दिस इज़ नॉट एन एक्सट्रीम डिमांड, दिस इज़ अ वेरी रीजनेबल डिमांड। ये इनका हक है, इंसाफ का ये तकाजा है कि एक पूरे दुनिया के सामने, पूरा पाकिस्तान के सामने हमने टीवी स्क्रीन्स पे एक वाक़या देखा और आज तक कभी किसी स्टे ऑर्डर की वजह से जो भी लीगल मुश्किलात हैं हम चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके इस मुतालबा में अपना हम सिर्फ वो हम सब का मुतालबा है कि एक साफ़ व शफाफ तहकीकात किया जाए। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब हम मिलकर मेहनत करेंगे, हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। हमारा नज़रिया एक है, हमारा सोच एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है और हमारा साथ में इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरी दुनिया में हमारा मुल्क का असल चेहरा, हमारा मज़हब का असल चेहरा सामने लेकर आएंगे। आप सबका ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून जा रही है कि इमरान खान को ना उसका बदले का निशान मिले और पीटीआई को उड़ा दिया जाए, तो आप समझते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग मिले जाए, आप उसका साथ दें और जमहूरियत के लिए उनको साथ लेकर इलेक्शन लड़े और उन्हें बदले का निशान मिलना चाहिए? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और जो पार्टीज है उनके दरमियान है, एक दो दिन की बात है, हमें पता चलेगा। ये से ज़्यादा अब मेरा साथ लेना चाहिए। जी मैम। अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा कि पंजाब में वैसे भी पीपल्स पार्टी की साख काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इलेक्शन सर पे और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो क्या ये एक्टिवनेस आप लोग की इलेक्शन तक होगी या बाद में भी रहेगी? दूसरा सवाल मेरा ये कि बलूचिस्तान के मसाइल का आपको बखूबी पता है, हर पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया, आपने भी पेश किया है, वहाँ मिसिंग पीपल्स का जो केस चल रहा है तो आप कैसे देखेंगे इक़्तिदार में? और 127 में क्या मोहम्मद तरीक ने आपकी हिमायत करती है, ये भी साथ बिल्कुल उन्होंने राजा साहब बात करेंगे।
وہ ان کا جواب دیں. اچھا, جہاں تک آپ کا بلوچستان کا, ہم اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس پہ میں نہ صرف زیادہ زور دے رہا ہوں, میں نے اس چیز کو نہ صرف لانچ کیا ہے اور جگہ جگہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس کا تفصیل میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یا کوئی سیمینار یا پریس کانفرنس رکھوں. جو ہمارا پورا کا پورا منشور ہے اس میں ہم نے واضح طور پہ, جو چاہے وہ بلوچستان ہو یا دوسرے صوبے کی بات ہو یا مختلف ایشوز کی جو تفصیل پالیسی کی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ اس منشور میں ہوگا. اور جہاں تک ہمارا سیاسی ایکٹیویٹیز کی بات ہے, میں تو مسلسل نہ صرف اس مہینہ کے لیے لیکن میں تو مسلسل کیمپین موڈ میں رہا ہوں, چاہے وہ 2018 سے لے کے اس کے بعد کا اپوزیشن کی سیاست سے لے کے ایون جب ہم حکومت میں ہیں تو پھر بھی ہمارا پبلک میں ہمارا ایکٹیویٹیز, چاہے وہ کنونشنز ہو, چاہے وہ جلسے جلوس ہو, یا جو بھی ہمارا کام ہے وہ چلتا رہا. اور باقی جہاں تک الیکشن کیمپین کی بات ہے, ہم نے تو کب سے شروع کیا تھا, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کا ہی ساتھ چاہتے ہیں. شاید دوسروں کہیں اور کہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے, مگر ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں, عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بات کرنا تھا اس کے سوال کے جواب. دیکھیں, اس طرح ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پہلا وزٹ تھا منہاج القرآن کا, ہم نے جو بلاول صاحب نے کہا فیوچر میں انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان کا جو چہرہ ہے, جو ماڈریٹ چہرہ ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے کام کریں گے. جہاں تک سیاست ہے یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے, اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ انہوں نے تو آج 127 کی بات ہی نہیں کی, انہوں نے تو اوور آل ڈسکشن ہوئی ہے. اس پہ محترم نیر بخاری صاحب ایکس چیئرمین سینٹ ہیں, یہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس, محترم راجہ پرویز اشرف صاحب, اس کی موڈیلٹیز ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے تو یہ ریکویسٹ کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. وہ تو ہی ہیز کم ایز اے فرینڈ آف منہاج القرآن اینڈ ٹو ریوائیو دا ٹریڈیشن آف ہز مدر. تعلیم کے طالب علم ہیں بلاول صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ بھٹوز اور اینٹی بھٹوز کے درمیان سیاست میں مقابلے ہوتے رہے. آج تک جو ہے قبولیت اور مقبولیت کی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قبولیت کی جماعتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کارکردگی جو ہم سمجھتے ہیں پچھلی پی ڈی ایم حکومت کی, اس پہ تو میاں شہباز شریف بھی فخر محسوس نہیں کر رہے. آپ نے ان کا ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں, مفاہمت کی سیاست کے نام پر ان کا ساتھ دیا. یہ فرمائیے, آپ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا نواز شریف کا ساتھ دیں گے, انہیں ساتھ ملائیں گے, یا ان کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن؟ سر, ہم نے تو کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے, ایک سینگ ہے کہ fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. تو ہم اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو سیاست کر رہے ہیں ایک بالکل ہی ایک نیا سوچ ہے. ایک واضح ایک آپ کمپیریسن کریں کہ جو دونوں دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا سیاست ایک ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے. وہ تو ذاتی انا کی ایک اس حد تک لے کے گئے ہیں ہمارا سیاست کو, ہمارا ملک کو, کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان ملک پہ, معیشت پہ, ہمارے عوام پہ کیا ہوگا. ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے, عوام کی خدمت کی سیاست کریں گے, اور ہم وہ واحد جماعت ہے جس میں وہ صلاحیت ہے. ہمارا تاریخ بھی یہ رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پورا ملک کو ایک کر کے, چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو, چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کے مسائل ہو, چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح پہ مشکلات ہو, ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورا ملک کو ملا کے ان کا مقابلہ
کریں, مگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر وہی سلسلہ ہم نے برقرار رکھنا ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے, میں نے انتقامی سیاست جاری رکھنا ہے, میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا 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 تھا. وہ ماضی پہ دیکھتے ہوئے آج کو نقصان پہنچائے گا, آج کے عوام کو نقصان پہنچائے گا. خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر حکومت ان کو ملا تو آپ مجھے بتائیں ان کا کیا مقصد ہوگا؟ عوام کی ترقی, مہنگائی کا مقابلہ. خان صاحب جب جیل سے باہر تھا تب بھی کہتا تھا کہ یہ مہنگائی تو میرا ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حکومت بنے جو سیاسی انتقام کے بجائے اپنے سیاسی مخالف کے پیچھے وہ لڑائی اور ذاتیات کی بجائے ہم اپنا فوکس عوام کے ان مسائل پہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس پر I think we'll not take بس یہ اور اس سے پہلے جو ہے جو عمران خان ہے انہوں نے بھی لاکھوں کروڑ کا وعدہ کیا تھا, آپ نے اس میں 300 یونٹ میں بجلی بھی ایڈ کر دی. یہ سیاسی نعرہ ہے کہ واقعی سنجیدگی سے اب یہی تو پوائنٹ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں یہی فرق ہے. وہ نعرے لگاتے ہیں, ہم نہ صرف وعدے کرتے ہیں مگر جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ پورے کرتے ہیں. یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہیں, یہ تمام کے تمام پوائنٹس کا ہمارے پاس نہ صرف پلان ہے, نہ صرف فائنانسنگ ہے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے کسی نہ کسی صورت میں سندھ میں ان کا کوئی پائلٹ پروگرام یا کسی ایک, جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے ہم نے تو وہ تو ہر ڈسٹرکٹ میں کیا ہے, مگر کسی نہ کسی طریقے سے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کیا ہے. آپ نے جو گھروں کی بات کی, سیلاب کے بعد ہم سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, وہ کام شروع ہو چکا ہے. ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. تو اگر ایک صوبہ میں 20 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ نہ صرف شروع کر سکتا ہوں, اس کا فائنانسنگ کا بندوبست کر سکتا ہوں, اور یہ اب کام ہو رہا ہے, تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں ہم 30 لاکھ گھر بنائیں. جہاں تک 300 یونٹ کی بات ہے, میں سولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ اس یونٹ تک مفت بجلی پیدا کر سکے اپنا استعمال کے لیے. یہ ہمارے لیے ایک ضروری ایک سٹیپ ہے, نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے مگر مہنگائی کے حوالے سے. اور ہم نے سندھ میں کاربن کریڈٹس کا ایک انیشیٹو شروع کیا, جس سے ہم نے پودا پلانٹ کیے ہیں, اس سے $20 ملین کمائے ہیں, اور ہم اسی کاربن کریڈٹ ماڈل کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف اپنے غریب ترین لوگوں کو یہ سولر پہنچا کے اس کو یہ سہولت فراہم کریں گے, مگر اس انیشیٹو سے ہم کاربن کریڈٹس پاکستان کے لیے کمائیں گے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف وعدے ہیں, یہ ہم سمجھتے ہیں پورا کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ ہو, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کرے. ہم ایک نئی سوچ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ایک نئی سیاست متعارف کروانا چاہتے ہیں جس میں نوجوانوں کو بھی روزگار ملے گا اور جس کے اندر عوام کی فلاح و بہبود ہوگی, نہ کہ ہمارے ذاتی مفاد ہوں گے. اور مزید ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ روٹی کپڑا اور مکان ہمارا منظور ہے. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے, ٹاپ سٹوریز بھی آپ جان چکے ہیں, لائیو بھی دیکھ چکے ہیں. آگے بات کرتے ہیں بڑی خبروں کے حوالے سے. تو بڑی خبروں میں آج ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں, تو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا. نظریں سپریم کورٹ پر براجمان ہیں. اس کے علاوہ بات کی جائے گی نون لیگ نے لاہور کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں, اور اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پیمس میں آپریشن تھیٹر بند ہے, مریض خوار ہو کر رہ گئے ہیں.
पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया है कि आपका मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो पेशावर हाई कोर्ट में क्यों गए, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि पेशावर हाई कोर्ट इसलिए गए कि इलेक्शन वहां कराए थे। सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत है इस वक्त, और आपको बताते चलें उसके हवाले से हम कि अभी यहाँ पर जो मुकालमा हुआ, जो पूछा गया कि अगर वहां पर आपका जो केस ज़ेर इल्तवा था लाहौर हाई कोर्ट में, तो फिर आप पेशावर हाई कोर्ट में क्यों गए हैं, जिस पर यह कहा गया कि हम इंसाफ चाहते हैं। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, सस्पेंस अभी भी बरकरार है और जो समाअत है वो चल रही है। इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। तौसीफ अब्बासी, बताइएगा बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहां पर जाते हुए रास्ते आपको दिख रहे हैं? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तक जो है इस मामले की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम मामले की समाअत कर रहा है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील मखदूम अली खान दलाइल दे रहे हैं। वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने अदालत को बताया है कि पीटीआई के कौंसल्स की तरफ से अदालत में कही गई बातों और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजात में फ़र्क मौजूद है। इस इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में इस वक्त तक जो है जनरल सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम असद उमर का लिखा हुआ आ रहा है, जबकि कौंसिल के मुताबिक उमर अयूब अब सेक्रेटरी हैं, जिसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को पेश नहीं किया गया। कौंसिल जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने ये भी बताया कि पीटीआई का जो आइन है, हम ये चाहते हैं कि उस आइन के तहत उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए थे, जबकि हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ पाए गए हैं। इन्होंने खुफिया इलेक्शन कराए हैं, इनके दस्तावेजात पब्लिक नहीं हुई। उसके ऊपर जो है अदालत उज़्मा की तरफ से रिमार्क्स भी आए। ये भी पूछा गया कि क्या ये जो रवैया है ये तमाम पार्टियों के साथ हो रहा है या सिर्फ पीटीआई के साथ कोई ख़ास सलूक किया जा रहा है, जिसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के कौंसल हैं उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों के हवाले से इस पर नज़र रखे हुआ है और आज ही के दिन में 13 के करीब सियासी जमातों को जो है वो उनको निशान अलाट नहीं किए गए, उनको इलेक्शन से बाहर किया गया सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सके थे। उन्होंने ये भी बताया अदालत को कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उनके कौंसल्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दायर की गई थी, फिर पेशावर हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने पूछा कि एक वक्त में 2 मुख्तलिफ अदालतों में जाने का मकसद क्या था, जिस पर पीटीआई के जो कौंसल्स थे उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के खदशात थे, हमारे जो मेम्बरान हैं उन मेम्बरान को जो है सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा रही थी दीगर सूबों में, जिसके सबब हमें पेशावर में जो है सिक्योरिटी हमें पेशावर में मिली, जिसके सबब हमने पेशावर के एक इलाके चमकनी के ग्राउंड में इस इलेक्शन का इनेकाद करवाया था। और फिर अदालत की तरफ से ये भी पूछा गया कि जब आपने पेशावर के एक दूर दराज इलाके में एक इलेक्शन का इनेकाद कराया तो इससे आपने अपने मेम्बरान को कैसे आगाह किया, क्या रिकॉर्ड पे ऐसा कोई दस्तावेजात मौजूद है, क्या कोई लेटर लिखा गया था? तो कौंसल्स की तरफ से पीटीआई के कौंसल्स की तरफ से बताया गया कि तमाम मेम्बरान को व्हाट्सएप के ज़रिए जो है मैसेज दिया गया था कि वो वहाँ चमकनी के ग्राउंड में पहुंचे और वहाँ पे वोट आके पोल करें, जिस पर अदालत उज़्मा की तरफ से हैरानगी का भी इज़हार किया गया। और जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस मौके पर यह भी पूछा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं, कई बहुत सारे अफराद के पास तो व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद नहीं होती, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक व्हाट्सएप पर दिया गया पैगाम जो है वो तमाम मेम्बरान तक पहुँच गया हो। अदालत ने यह भी पूछा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इस वक्त तक कुल रजिस्टर्ड वोट जो मेम्बर्स हैं वो कितने हैं। अदालत को बताया गया कि 8 लाख के करीब जो है वो रजिस्टर्ड मेम्बरान हैं और उन सबको ये पैगाम व्हाट्सएप के जरिए दिया गया है। इस वक्त तक अदालत उज़्मा में जो है इस केस की समाअत जारी है और आज कभी इम्कान है कि अदालत उज़्मा इस मामले पर फैसला सुना दे कि आया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बल्ले का जो निशान है वो अलाट होगा या नहीं होगा। इस हवाले से जो फैसला है वो भी कुछ देर में आ जाएगा, सस्पेंस अभी बरकरार है। तौसीफ अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। तो आम इंतखाबात में तख्त लाहौर का मार्का सर करने के लिए नून लीग ने तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज
लाहौर से कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी। शेख रोहेल अस्कर और अयाज सादी को भी पार्टी ने टिकट जारी कर दिया है। नून लीग ने कौमी असेंबली के 2 हल्के IPP के लिए खाली छोड़ दिए हैं। आम इंतखाबात में जनरल नशिस्त के लिए नून लीग ने लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज ही कर दिया है। तो आपको बताते चले इस हवाले से कि सैफुल मलूक खोकर NA 126 से अब इलेक्शन लड़ेंगे। बात कर लेते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा खसूसी मौजूद है तारिक अजीज और हमारे लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं वकास गौरी। सबसे पहले हम बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज से। तारिक अजीज, बताइएगा नून लीग की जानिब से किस किस को दिए गए हैं टिकट, किस किस को नहीं दिए गए? कुछ नाराज अरकान भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज जो बड़ा अपसेट हुआ है वो ये हुआ तलाल चौधरी को NA 96 से जो है टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह पर नवाब शोएब हुसैन को टिकट दिया गया है। इस सीट पे सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग नून का जो है झगड़ा था और वो PTI के लोगों से जो मुनहफ है वहाँ पे जो है तलाल चौधरी को टिकट ओके कर दिया गया है। इसके अलावा जेलम में, इस्लामाबाद के साथ डिस्ट्रिक्ट जेलम में जो है बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। जेलम की MNA की कौमी असम्बली की 2 सीटें हैं, NA 60 NA 61। यहाँ पे साबिक दोनों जो अरकान कौमी असम्बली थे टिकट होल्डर थे, दोनों को आउट कर दिया गया है। एक बिलाल अजहर कियानी को टिकट दिया गया है NA 60 से, ये जनरल अजहर कियानी के साहबजादे हैं, मरियम नवाज साहब के पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं। और NA 61 से जो है नवाबजादा मेहदी पिछले दफा इलेक्शन लड़े थे, उनको टिकट देने की बजाय PTI से मुनहफ अरकान जो हैं वो उनको दिया गया है, अपना फ़खर अल्ताफ़ को टिकट दिया गया है। तो ये जेलम टोटल, और जेलम में जो है जो मुस्लिम लीग नून की तंजीम थी वो वहाँ पे सिटिंग MNA MPA से उन्होंने अपना इत्तेहाद किया है और वो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। साबिक MNA चौधरी खादिम हुसैन, चौधरी नदीम गुजर, माहफियाज, ये जो साबिक इलेक्टेड थे मुस्लिम लीग नून के कान कौमी सूबाई असम्बली थे, इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। बिल्कुल, इसके अलावा हमारे साथ ही रहेगा तारिक अजीज। हम वकास गौरी का रुख करते लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। वकास गौरी, जो नून लीग है उन्होंने लाहौर में भी टिकट जारी कर दिए हैं। IPP के लिए कौन कौन सी सीटें हैं जो कि खाली छोड़ी हैं, और IPP के बारे में जो नून लीग के अरकान हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहते हैं उस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तख्ते लाहौर के लिए बड़ा मुश्किल मरहला था मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि यहाँ पर नून लीगी उम्मीदवारों के आपसी इख्तलाफात थे। तो सरदार अयाज सादिक जो हैं वो अब NA 120 से उन्हें टिकट जारी किया गया है। शेख रोहेल अस्कर को NA 121 के लिए एडजस्ट कर दिया गया। इसके अलावा हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये तीनों रहनुमा जो हैं वो कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों से बैक वक्त जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि हाफिज़ नुमान जो हैं उन्हें भी टिकट जारी की गई है। NA 129 से हाफिज़ नुमान जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। अगर सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए तो 2 कौमी असम्बली के हल्के NA 117 और NA 128 जो हैं वो खाली रखे गए हैं। NA 117 अलीम खान के लिए और NA 128 जो हैं वो ओन चौधरी के लिए खाली रखा गया है। इसी तरह PP 149 का हल्का भी लीगी राय के मुताबिक खाली रखा गया है सीट एडजस्टमेंट के लिए ही। नून लीग जो है वो IPP को जो उसकी डिमांड के मुताबिक सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। ये 2 जो सीटें हैं कौमी असम्बली की और एक सूबाई असम्बली की, ये सीट एडजस्टमेंट के नाम पर फिल वक्त जो है वो खाली रखी गई है। इस वाले से नून लीगी जो रहनुमा में रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, और खुसूसन वो रहनुमा जो नून लीग के मुश्किल वक्त में उसके साथ थे जिन्हें टिकट जारी नहीं किया गया, जिसमें दानियाल अजीज़ की बात कर लें, तलाल चौधरी जो बड़ी लगे लिपटी के बगैर बात किया करते थे। इसके अलावा ऐसे मज़ीद कई रहनुमा हैं जो नाखुश हैं, और कई एक ने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया वकास गौरी, और नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज भी हमें मजमूई तौर पर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। बल्ले के निशान के हवाले से आपको बराह रास्त ये चलते हैं। वो इलेक्शन कमीशन वाले भी ले आए होंगे ना फाइल, आपने बोला था फाइल, वो फाइल आप ले आए इलेक्शन कमीशन की फाइल, ओरिजिनल फाइल, वो हमें जरा छोड़ दीजिएगा। ओरिजिनल फाइल लाए हैं इस मैटर की? नहीं, राइट का क्या मतलब, लाए हैं या नहीं लाए? नहीं, हाँ छोड़िए, नहीं ले जाइए, गुम भी हो सकती है, कल ले आइएगा अगर लाए नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज देखना चाहे हमें साहब तो वो देख लेंगे। तो अगर हाँ ओरिजिनल फाइल जो भी इस मामले की है वो लाहौर वाली, पेशावर वाली, इलेक्शन वाली, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है।
10 o'clock. इसमें हाँ ऑर्डर लिख देते हैं आज का शॉर्टर से. हाँ ओके कल बेंच भी निकलवाएं, इशू कर दें. हाँ इसमें लिखें this civil petition for leave to appeal assails the order of the assails the order. किधर क्या order page? Order किस पेज पे है? हाँ, assails the order dated 10 January 2024 of the Peshawar High Court Peshawar, whereby it set aside the decision कहेंगे या judgment कहेंगे, the order of the Election Commission of Pakistan within bracket ECP dated 22 December 2023 and full stop and issued certain directions. The Election Commission, we are informed that the detailed reasons have not as yet been provided, but since the matter is time sensitive and as the general elections are scheduled for 8 February 2024 in Pakistan, this matter requires immediate attention. Also, accordingly, we proceeded to hear the matter. And heard Mr. Makhdoom Ali Khan and heard learned Mr. Makhdoom Ali Khan, senior ASC, full stop. Mr. Learned senior ASC, Mr. Hamid Khan has filed caveat. Yes. अच्छा, वो अली जफर साहब हमसे बात करना चाह रहे थे उधर से, उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि बहुत मुश्किल होता है कभी कभी. नहीं सुबह होंगे मेरे, तो वो बेशक फॉग के बाद पहुंचे, कम से कम आपको सुन लें. तो वो अगर कोई भी एड्रेस करना चाहे तो इन पर्सन आके कर ले. नहीं उसकी जरूरत नहीं है, खाली सिंपल नोटिस. अच्छा, इधर कौन अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी चौधरी साहब तो बैठे हुए थे, हैं वो होंगे, तो 27 की जरूरत नहीं है. हाँ, आप इसमें पार्टी तो नहीं है, मगर अगर कोई सवाल उठ गया तो हम शायद पूछ लें आपसे. हाँ ओके, 27 की जरूरत नहीं है, वैसे डीएजी होता है ना, जाहिर है फेडरेशन और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से. तो जरूरत पड़ी हम आपसे पूछेंगे, मगर अभी मैटर तो लगता नहीं है आपसे कुछ पूछें. बाहर फिर भी आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं अगर कोई आप करना चाहें. आप तो सुबह से बैठे थे, सुन रहे थे ना सब कुछ, ठीक है. तो आपका हम वीकेंड भी खराब करना चाहते हैं. मेरी नहीं है. अच्छा, क्या लिखा है? And states that and has raised preliminary legal objection with regard to the maintainability of the instant petition, and states that he will expand further thereon tomorrow. Full stop. To be treated as Partha to come up tomorrow at 10 a.m. The office to inquire from the Peshawar High Court whether the detailed reasons have come, and if not, when are they expected. क्या कहा उन्होंने? ठीक है, ठीक है. Anything else you want noted? Anybody? चलें, thank you everyone for spoiling our weekend. बुरा ना माने, ऐसा ना लाइट नोट. आइए, थैंक यू जी. चल केस की समाअत को कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया है. आपको बताते चले कि यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर, और समाअत को कल सुबह 10 बजे तक के लिए भी मुलतवी कर दिया गया है. और ये ऑर्डर्स पास किए गए हैं कि कल सुबह 10 बजे समाअत को दोबारा से उसका आगाज किया जाएगा.
और कल 10 बजे तक सुबह के मुलतवी कर दी गई है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। हमेशा तकाजा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ऐसे सरकमस्टांसिस में 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी, आपकी जमहूरियत को कभी तस्लीम नहीं करेगी, आपके आने वाले लोगों को कभी कोई नहीं मानेगा। 227 रिजर्व सीट में से अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप निकालोगे, 860 सीटों पे इलेक्शन कराने के वक्त अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, हमने जो टिकट इशू कर लिए 850 में से 835 सीटों को हमने इलेक्शन के लिए टिकट इशू कर दिए। अगर इतने लोगों को आप इंडिपेंडेंट करवाएंगे तो आप जमहूरियत का कोई खैर नहीं कर रहे, आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त में फिर भी हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे भी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की, और इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाअल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी, इस प्रोसेस को रोकने नहीं देगी और इस प्रोसेस में सबको मसावी मौका फराहम करेगी और इंशाअल्लाह हमारा बल्ले को बहाल रखेगी। सर, ये बताइए कि काजी फाइज ईसा ने आर्टिकल 17 और 25 का जिक्र किया, राइट टू वोट और इक्वल अपॉर्चुनिटी का, वो तो इंसानी हकूक़ की बात करते हुए कह रहे हैं कि उसके मुताबिक हर शख्स को हक मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी चाहे इत्तला की पीटीआई की कुछ ऐसी पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से ये तनाज़ा मामला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट इस वजह से आपको दे सकती है? नहीं, देखो हम आर्टिकल 17 पे हम ही रिलाई कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि उसके पास सिंबल हो, और पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस डिसोल्यूशन समझा जाएगा अगर उसके पास निशान नहीं है और वो पार्टी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 12 एक से ज़्यादा मरतबा, चाहे वो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, चाहे नेशनल इलेक्शन थे, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन थे, जब भी और जब उनको इस गैर सियासी बुनियादों पे कराया गया, इवन लॉ को डिक्लेयर कराया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें ये कोशिश की गई कि पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान नहीं होगा और पॉलिटिकल बेसिस पे इलेक्शन नहीं होंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस लाजिम है और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कराएगा। अभी आपने कहा कि 835 कैंडिडेट को आपने टिकट जारी कर दिए, उससे पहले आप कह रहे हैं कि हमारे रहनुमा अंडरग्राउंड है या फिर जेलों में है, तो टिकट किसको जारी किया आपने? देखिए, हमने वर्कर और सपोर्टरों को किया और अपने जो लीडरशिप है उनको भी अंडरग्राउंड वो सारे इशू कर लिए और इंशाल्लाह फुल पार्टिसिपेट करेगी। और याद रखना, इंशाल्लाह ताला ये हर कोशिश कर रहे हैं और ख़ासकर आउट ऑफ क्रीज भी जा रहे हैं, ये एम्पायर को साथ मिला के जा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी का दिन करीब इंशाल्लाह इनकी हार होगी, ये देख लें। अभी से बात शुरू हो गए कि वो अली हमीद ने नफूर नहीं किए, बहस है और सारे टिकट अभी तक क्यों नहीं इशू किए हैं? देखिए, हमारे पास बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया, किसी पार्टी ने नहीं अडॉप्ट किया, किसी को कोई शिकायत नहीं है। देखो, हमारे टफ सिचुएशन में गुजर रहे हैं, हमने बेहतरीन फैसले किए, इंशाअल्लाह ताला सबको अकोमोडेट किया है। सर, देखो, अगर यही हम कह रहे हैं कि अगर आप पीटीआई से बल्ला ले लो और इसी तरीके से इलेक्शन करा लोगे तो इस किस्म के सेनेटर आप खामखा लेके आएंगे जो कभी रिजोल्यूशन दे देते हैं कि आप इलेक्शन न कराओ और कभी रिजोल्यूशन ऐसे पास कराते हैं। ये उनकी ज़मीर की आवाज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ से उनसे दिलवाया जा रहा है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है? दूसरा, आज शफकत महमूद ने ट्वीट किया, दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से और फिर 2 शमी को भी टिकट नहीं जारी किया गया, इस हवाले से बताइए। देखो, वो पार्टी की एक पॉलिसी है कि किसको टिकट इशू करना है, किसको नहीं इशू करना है, सारे प्रोसेस को देखते हैं और वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है
پارٹی کو ٹکٹ نہ دینا یہ پارٹی کا استحقاق ہے، اور پولیٹیکل جتنے بھی ہماری وہ ہے ورکر ہے یا جتنے کینڈیڈیٹس تھے اسپائرنٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جن کو ٹکٹ نہیں ملے، ان سب سے میری درخواست ہے کہ جن کو ہم ٹکٹ ایشو کر چکے ہیں ان کینڈیڈیٹ کو آپ سپورٹ کریں، اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یا تو وڈرا ہوں گے یا اپنے کمپین جو ہے وہ پوسٹپون کر کے ہمارے کینڈیڈیٹوں کا انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کریں گے. تو یہ ہوتا رہتا ہے، وہ ہمارا پارٹ ہے. سر آپ نے ابھی بڑا کیس سارا بتایا ہے اپنا. 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے اور خاص طور پہ جسٹس اعجاز رسد کے حوالے سے یہ تاثر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ لیڈ دیتے ہیں، امید کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے. کیا ان کے استعفیٰ کے بعد پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی طرف کس نظر سے دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں مجھے تو ذاتی طور پر دونوں جج صاحبان کی استعفیٰ پہ افسوس ہوا ہے، اور اعجاز الحق صاحب بڑے قابل اور کانسٹیٹیوشنل جج تھے، اس کے جانے سے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور جانا نہیں چاہیے، لیکن قانون ول ٹیک اٹس اون کورس. میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بینچ پہ رہے اور عوام کی خدمت کرے. ابھی آپ نے بلے کے نشان کا کیس کا بریف کیا ہے، لیکن عدالت میں آپ کے قانونی ٹیم کہتی ہے تیاری نہیں ہے، یا بیرسٹر علی ظفر صاحب اس کیس کو پہلے لڑتے رہے ہیں، آج حامد خان صاحب دلائل دے رہے تھے اور مطمئن نہیں کر پا رہے تھے عدالت کو، کیا کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو پائی؟ وہ عدالت آن اینڈ آف کوشچن کرتی ہے. ہمارا ٹرن کل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اپنے آرگومنٹس کل کریں گے. تھینک یو جی. ایک دن رہ گیا ہے اور کل اگر فیصلہ ٹائم پہ نہیں ہوتا تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ بھی نہ ہو، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں اتنی لیٹ ہونے کی وجہ ٹیم کی نااہلی ہے یا کوئی سسٹم میں ایسا ہے؟ دیکھو ہم نے جو پٹیشن فائل کر دی تھی وہ تو 1 ہفتے کے بعد سنی گئی تھی. اینی سپریم کورٹ پہ منحصر ہے کہ اس کیس کو کیسے سنا جاتا ہے. ہم نے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہمارے کیسز بھی ذرا ہفتے والے دن سن لیں تاکہ ہمیں بھی انصاف کی سے جو نا کہ بر وقت ملے. لیکن سپریم کورٹ نے سننا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ سمجھتی بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسے نقطے ہیں آئینی اور قانونی کہ جس میں لیو گرانٹ ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ ہمیشہ لیو گرانٹ کرتی ہے، لیکن ججمنٹ کو کبھی سیٹ اسائڈ نہیں کرتی، اسپیشلی جب ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے جو ریزنز ہیں وہ ابھی آنے ہیں. اگر سپریم کورٹ پہلی ججمنٹ دے دیتی ہے جو لاہور ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن آئے گا وہ کس تناظر میں آئے گا. تو اس لیے امید تو ہے کہ سپریم کورٹ یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرے گی. مجھے پھر بھی امید ہے کہ شاید سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ڈسمس کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیٹ اسائڈ نہیں کرے گی آرڈر. تھینک یو جی. اچھا کون کہتا ہے؟ خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس 2 چشمے ہیں، بدترین حالات میں بہترین انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں. بیرسٹر گوہر علی کی جانب سے ایسا کہنا تھا اور یہ کہا گیا کہ ہمیں سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ پریشر کے باوجود، کسی پروپیگنڈے کے باوجود وہ ہمارا فیصلہ درست قرار دیں گے. جمہوریت کے لیے لازم ہے کہ ہر پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو. بابر سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ 3 چیزیں ہمیں مہیا کی جائے. ہم اس الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم نے کسی عہدے کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ہم یہ جمہوری آئینی حق قائم کرنا چاہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آئیں اور ڈنڈے کھائیں اور جیلوں میں جائیں اور چند لوگوں یا خاندانوں کے لیے اقتدار کی سیڑھی بنے. یہ ہے وہ بنیادی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں. ہم نے 2014 میں نے فورن فنڈنگ کیس کیا. آج بھی اس حوالے سے سوال اٹھا. میں اللہ کے کرم سے 2 اگست 2022 کو سرخرو ہوا. میرے تمام الزامات ثابت ہوئے اور اس پہ ابھی کارروائی ہونا باقی ہے. آج بھی اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اس حوالے سے کہ جو میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہ ان کے اپنے منہ سے آپ نے سن لیا کہ اس کی نفی ہو گئی. تو یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پہ قبضہ کر کے اسمبلیوں میں آ کے جس طرح پچھلا قبضہ گروپ تھا اسی روایت کو تازہ رکھنے چاہتے ہیں. ہم یہ بادشاہت کی سیاست اور یہ جو قبضہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جو اقدامات ہم نے اٹھائے اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم موجود تھے آج. یہ ایسا ہی ہے کہ جب ایک مرض، ایک کینسر جسم میں پھیل جائے تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے. اگر یہ سرجری کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ مریض جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بن چکا ہے یہ تو تالنا ہو جائے گا.
اس میں طاقت آ جائے گی اور یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کی سیاست کے لیے اپنا وہ کردار ادا کرے گا جس کے لیے ہم نے اس کو بنایا تھا. بہت بہت شکریہ. صاحب الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ کون سے الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں آپ؟ پہلے پی ٹی آئی کے اندر تو الیکشن کروا دیں صحیح, پھر اس کے بعد قومی الیکشن بھی کر دیں. سر سپریم کورٹ نے آپ میں نے کہا پی ٹی آئی نے تو مجھے کہا. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گیا آرمی چیف نے پارک سلیکون کو ایک اور سنگ میل قرار دے دیا اور پی ایف کی قیادت اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف بھی کی ہے. آرمی چیف نے پارک سلیکون کو ایک اور سنگ میل قرار دے دیا ہے اور وہاں کا دورہ بھی کیا گیا. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی وہاں پر شرکت کی. آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آرمی چیف نے پارک سلیکون کو ایک اور سنگ میل قرار دے دیا ہے اور پی اے ایف کی قیادت اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف بھی کی ہے. اس موقع پر آرمی چیف نے پارک سلیکون کو ایک اور سنگ میل قرار دے دیا ہے. نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. کراچی میں بلدیہ گلشن غازی میں گھر میں آتش زدگی کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. الگ گھر کے پچھلے حصے میں لگی تھی آگ اور آگ گھر کے پچھلے حصے کی جانب لگی تھی جہاں پر لوگ موجود تھے اور یہ صورتحال ہے مناظر ہے دیکھے جا سکتے ہیں. کراچی میں بلدیہ گلشن غازی میں گھر میں آتش زدگی ہو گئی. آتش زدگی کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. اور یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. الیکشن ٹریبیونل میں امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری روز ہے. الیکشن کمیشن نے سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کی سہولت کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے وقت میں اضافہ کر دیا ہے. کراچی سے شہباز شریف الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے. انہیں 242 پر شہباز شریف الیکشن نہیں لڑیں گے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے تصدیق بھی کر دی ہے. مزید تفصیلات کیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں جنید شاہ سے. جنید شاہ, کیا ڈیٹیلز ہے بتائیے گا, کون کون الیکشن لڑ رہا ہے اور کون کون نہیں لڑ رہا؟ دیکھیے الیکشن کمیشن میں آج وڈرال کا آخری روز ہے. کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری روز ہے, جبکہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا سلسلہ جاری ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ حلقہ این 242 پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے کاغذات نامزدگی سے دستبردار ہو گئے, جبکہ ان کی جگہ مسلم لیگ نون کے خواجہ صاحب جو ہے وہ حلقہ این 242 سے الیکشن لڑیں گے, جبکہ ان کے مد مقابل ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا جو ہے سلسلہ ہے وہ جاری ہے, جبکہ آج امکان یہی ہے کہ کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی فہرست جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی جانب سے مختلف حلقوں میں ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. امیدواروں نے ڈور ٹو ڈور الیکشن کمپین اور کارنر میٹنگز کا انعقاد بھی شروع کر دیا ہے. سیاسی ڈیرے آباد ہو گئے ہیں. اس وقت نمائندہ نیوز شوکت وٹو حلقہ این 101 میں نون لیگ کے رہنما اور ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان کے ساتھ موجود ہیں. مزید ڈیٹیلز ہم ان سے لیتے ہیں. جی شوکت وٹو, کیا کہتے ہیں میاں عرفان منان؟ ہاں جی بالکل, جیسے جیسے انتخابات کے دن قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے فیصل آباد میں بھی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہوتی جا رہی ہیں. امیدواروں کی جانب سے اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی مہم شروع کر دی گئی ہے. انتخابی مہم زور و شور کے ساتھ جاری ہے. اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ این 101 میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں عرفان منان. ہم ان سے جانتے ہیں کہ حلقے کی کیا صورتحال ہے. یہ وہ پولیٹیکل پروسیس ہے جس 97 سے ہم حصہ ہیں اس حلقہ میں, اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کمال مہربانی فرمائی اور اس حلقہ سے اس گھر سے ٹکٹ آج تک باہر نہیں گیا. الیکشن جیتے بھی ہارے بھی, مگر دروازے بند نہیں کیے.
लोगों के साथ हमेशा राब्ते में रहे, उनके खुशी गमी में शरीक रहे। हाँ जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ इरफान मनान का कहना है कि हलके में सियासी सरगर्मियाँ ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। वोटर जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं और वो आम इंतखाबात में जो उम्मीदवार हैं उनको वेलकम किया जा रहा है, भरपूर अंदाज से वेलकम किया जा रहा है ताकि जो इलाके के मसाइल हैं उनका हल मुमकिन हो सके, इलाके की महरूमियाँ दूर हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरगोदा में भी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों की जानिब से टिकटें तकसीम कर दी गई हैं। NA84 में नून लीग के डॉक्टर लियाकत अली खान और पीपल्स पार्टी ने तस्नीम अहमद कुरैशी को टिकट दे दिया है। मजीद तफसीलात हम जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान गोराइया से। जी इमरान। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए सरगोदा के कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए 300 से ज़ायद जो हैं उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अब मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जो है वो टिकट जारी कर दिए हैं, जो रिटर्निंग अफसरों के पास जो है वो जमा करवा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल 13 जनवरी को जो है निशानात अलाट होंगे और इसके बाद जो उम्मीदवार हैं उन्हें उनकी जो टिकट जो मिले हैं जिन उम्मीदवारों को वो अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें निशानात अलाट करेंगे। इसके साथ साथ जो कारकुन हैं उनमें भी काफ़ी जज्बा और पाया जा रहा है। यहाँ पर 8 फरवरी के तफसीलन हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते बात करें, डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कौमी और सूबाई हलकों पर सीट एडजस्टमेंट इंतखाबात में जमात इस्लामी, PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। इसी पर बात करने के लिए वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जौहर अमीन चौहान, उनसे जानते हैं। जौहर अमीन चौहान, बताइएगा सियासी जमातों के हवाले से कौन कौन मुकाबला करने के लिए तैयार है? जी, आम इंतखाबात 2024 में डेरा गाजी खान में उम्मीदवारों के नामों की फरिश्तें भी जारी की गई हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट जारी कर दिए गए। यहाँ पर अगर सरफरिस्त जमातों की बात करूँ तो जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने हैं। NA183 पर ख्वाजा शिराज महमूद तहरीक इंसाफ की तरफ से और अमजद फारूक खान खोसा नून लीग की तरफ से और जमात इस्लामी के नई मुल्ला जो आर्मी हैं उनको टिकट जारी किए गए। इसी तरीके से PP 284 था, वहाँ पर PTI ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन नून लीग की तरफ से मीर बादशाह खान के। आगे बढ़ते बात करें, PTI के रहनुमा शफकत महमूद ने NA128 और PP 170 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। शफकत महमूद को तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी नहीं किया था। साबिक विफाकी वज़ीर शफकत महमूद की जगह मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा को टिकट दे दिया गया। बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी लाहौर के मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, शफकत महमूद के हवाले से क्या तफसीलात? तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट जारी नहीं किया इस मरतबा? जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद सानिया 9 मई के बाद बिल्कुल रुपोश थे, ताहम उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ छोड़ने का कोई ऐलान उस तरह सामने नहीं आया था। इसीलिए उन्होंने NA128 से जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे और साथ में PP भी था। ताहम अब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। वो NA128 से दस्तबरदार हो गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर का हल्का जो NA128 है उससे बहुत शुक्रिया, तफसीलन हमें अपडेट किया। यहाँ पर शामिल करते हैं ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला कल होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना हुए तो PTI को नताइज भुगतना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया, समाअत कल तक मुलतवी। PTI को बल्ले का निशान ना मिला तो दुनिया इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगी। उम्मीद है कि बल्ले का निशान बरकरार रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। और कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन के दूसरे बाग की इफ्तिताही तकरीब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने पार्क सिलिकॉन को एक और संगे मील करार दे दिया।
वेलकम बैक। वजारत मजहबी अमूर 21,000 हज कोटा वापस कर रही है। इस साल 5,500 पाकिस्तानी हज से महरूम रह जाएंगे। तफसीलात जानते हैं, इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे जावेद नूर हैं। जावेद नूर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, वजारत मजहबी अमूर की अनोखी मंतक सामने आई है। रेगुलर हज स्कीम के तहत जो कोटा मौसूल हुआ था वजारत मजहबी अमूर को, वो कोटा था 25,000 और स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत सिर्फ 4,000 दरखास्तें मौसूल हुई। इस तरह अब 21,000 कोटा वापस करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो रेगुलर स्कीम और के तहत जो दरखास्तें वसूल की गई थी और बाद में कुरानंदाजी की गई, तो उसमें नाकाम रहने वाले 5,633 जो पाकिस्तानी हैं उन्हें फरीज़ा हज पर नहीं भिजवाया जा रहा, और बजाय इसके कि उन्हें कोटे में एडजस्ट किया जाता, उनकी 6 अरब रुपए की रकम जो है वो वापस कर दी गई है। और वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि जो कोटा उन्हें मिला था स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत, वो अब वापस किया जा रहा है। 21,000 का कोटा वापस किया जा रहा है। और रेगुलर स्कीम के तहत जो दरखास्तें मौसूल हुई थी उनकी तादाद थी 63,800 और इनमें 5,633 जो दरखास्त गुजार हैं वो नाकाम करार पाए थे और उन्हें जो है कहा गया कि वो हज पर नहीं जा सकते और उनकी रकम जो है लौटा दी गई। वजारत मजहबी उमूर जो है उनके हुक्काम और वजीर मजहबी उमूर सऊदी अरब में है। हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते बात करें लाहौर के सर्विसेज अस्पताल और मेयो अस्पताल में से तामीर नौ के मंसूबों में बद इंतजामी के बाद चिल्ड्रन अस्पताल में तामीर नौ की असलियत भी सामने आ गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की रिपोर्ट ने भांडाफोड़ दिया है। अफसरान और ठेकेदार की मुबैना गफलत से तकमील का 31 जनवरी का जो हदफ था वो भी हासिल नहीं हो पाएगा। मज़ीद तफसीलात वो हम जानते हैं लाहौर से। नियो के नुमाइंदे ब्यूरो चीफ लाहौर है मियां नवीद। मियां नवीद की क्या मामला है, भांडा फूट चुका है, बताइएगा। जी बिल्कुल, अस्पतालों की तामीर नौ का जो मामला है, एक और बड़े अस्पताल के तामीर नौ में एक बड़ा घपला सामने आ चुका है। इससे पहले सर्विसेज अस्पताल और म्यू अस्पताल के जो है वो जो तमीर की जा रही थी, दोनों मनसूबों में बड़े गपलों का इंकशाफ हुआ था। एक मरतबा फिर जो है सरकारी रिपोर्ट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की जानब से जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में जो है वो गपला किया जा रहा है, जिसमें बगैर टेंडर के, बगैर नीलामी के जो है वो टेंडर दिया गया। और इसमें एक और जो इस रिपोर्ट में वादा किया गया वो ये वादा किया गया कि जो डिज़ाइन मंजूर किया गया था उस डिज़ाइन में तब्दीली की जा रही है और अपनी मर्जी से अफसरान जो है वो तामीर नौ का काम करवा रहे हैं। साथ में ये भी बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आया गया इस रिपोर्ट में, जो सरकारी रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि 31 जनवरी को यह मनसूबा मुकम्मल नहीं होगा, चूँकि ये अक्टूबर के महीने में 12 अक्टूबर को इसकी मंजूरी दी गई थी, लेकिन 1 माह के ताखीर का शिकार हुआ और 16 नवंबर 2023 को यह मनसूबा शुरू किया गया। अभी भी बहुत शुक्रिया तफसीलन आपने अपडेट किया। फैसलाबाद के अस्पतालों में भी नमूनिया की वैक्सीन नायाब हो गई है। शहरी कहते हैं कि सख्त सर्दी की वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत है। हुकूमत अस्पतालों में वैक्सीन की फराहमी के लिए इकदाम करे। इस सर्दी के अंदर जो मेडिसिन जैसी चीज़ें हैं इनको पूरा करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके और शदीद सर्दी की जो लहर ही आई हुई है इसको आसानी से जो है वो गुजर जाए और किसी किस्म का जो जानी नुकसान है लोगों का या बच्चों के अंदर जो बीमारियां फैल रही हैं उनसे बचा जा सके और उसको कम से कम किया जा सके। तो ज़रूर इसके लिए इक़दाम गवर्नमेंट को करने चाहिए। हम सबको पता है हर साल सर्दियों में हमारे पास नमूनिया के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो हमें तो ये चीज़ें बिफोर टाइम रेडी रखनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अस्पतालों में ये वैक्सीनेशन जो है इसकी वो शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। सर्दियों के मौसम में भी रस भरे आम का मजा लेना है तो कहरोड़ पक्का का रुख कर ले। कहरोड़ पक्का से अब्दुल कादिर रिपोर्ट कर रहे हैं। पक्का के नवाही इलाके नूर शाह गैलानी में सर्दियों के मौसम में भी आमों की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। आम की खासियत है कि ये गर्मियों का फल है और जितनी गर्मी ज्यादा पड़ेगी इतना आम अच्छा तैयार होगा। कैरोड़ पक्का के लोग अब फलों के बादशाह आम को गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी खा सकेंगे। तरक्की पसंद बागबान जाफर गैलानी ने आम की बेमौसमी किस्म लगाकर सबको हैरान कर दिया है। रंगत के हिसाब से, मिठास के हिसाब से ये इसका कोई मैच
नहीं है। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है। गर्मियों के बाद अब सर्दियों के आम की पैदावार से इस लजीज फल की बादशाही पूरा साल कायम रहेगी, जो किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन राजा फारूक के साथ अब्दुल कादर, नियो न्यूज, कैरोड, पक्का। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।